नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। मैं राकेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आई मैथ्यू पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं जो हमारा रिट एग्जाम 2025 होने वाला है फरवरी में, उसके लिए और जो इस रिट एग्जाम में L1 और L2 दोनों पेपर में जो आ रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं हम L2 की, शिफ्ट नंबर 4 2022 का जो पेपर था उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं रिट लेवल 2 शिफ्ट 4 2022 का जो पेपर था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 मैं सॉल्व करवा चुका हूं आपको। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूंगा L1 का जो पेपर हुआ था उन 2022 में उनकी जितनी भी शिफ्ट हुई थी उन सब के बारे में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। A factor of the expression x cube minus 2x plus 1 is, व्यंजन दे रखा आपको x cube minus 2x plus 1, इसका गुणनखंड इन चारों में से कौन सा एक होगा। एक गुणनखंड पूछा है, तो आप चाहो तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो कर सकते हो ऑप्शन लेकर और एक कर सकते हो पूरा मेथड से। मैं आपको ऑप्शन से भी बता देता हूं और मेथड से भी बता दूंगा। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे कि अगर कोई एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब वहां से x की वैल्यू उठाकर इसमें रखने पर ये किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर आएगी। क्योंकि इसका गुणनखंड होने का मतलब ये हुआ कि इसका इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो बचेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं हम। अगर x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है, तो यहां से जो x की वैल्यू आ रही है जो कि 1 आ रही है, वो 1 इसमें रखने पर ये पूरा किसके बराबर आ जाना चाहिए, जीरो के बराबर आ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आता है क्या। x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, माइनस x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 2, और प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, माइनस 2 इंटू 1 मतलब 2, तो कितना आ रहा है 0। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ये तरीका हो गया ऑप्शन से करने का। क्यों हो गया ये जीरो के बराबर, क्योंकि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका इसका इसमें भाग देने पर जीरो आना चाहिए, शेषफल शून्य आना चाहिए, इस वजह से इसका मान जीरो आया, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। दूसरा मेथड कौन सा है, पूरा लॉन्ग मेथड जिसको हम कहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपके सामने है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1। ठीक है, क्या मैं एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x को माइनस एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस एक्स ऐड करने पर माइनस का 2x हो जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। बिल्कुल ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, वैसे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं ताकि वापस हमें यही चीज मिले जो यहाँ पर थी। तो ये मिल गया मेरे को x माइनस 1। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बीज गणित का जो एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, वो काम आ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही होता है वैसे भी, तो एक बार तो प्लस में और एक बार किस में, माइनस में, इसको मैं लिख सकता हूं। और ये जो x है ये इस पूरे के बाहर ही पड़ा है, और माइनस का 1 x माइनस 1 एज इट इज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें और इसमें पूरे में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो वो x माइनस 1 मैं बाहर ले लेता हूं। तो ये लीजिए x माइनस 1 बाहर ले लिया, अंदर अब क्या बचेगा, अंदर बचेगा x प्लस 1, x का अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं अगर मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा। तो ये लीजिए एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं, अगली बार में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये बचा माइनस, ये पूरा बाहर चला गया, माइनस का 1 बचा, तो ये लीजिए माइनस का 1। x माइनस 1 अपनी जगह पर एज इट इज पड़ा है, अंदर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1, तो ये आपके सामने आएगा। अब इन दोनों में से एक चीज अवेलेबल है हमारे पास ऑप्शन में, और वो कौन सी है, x माइनस 1, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। ये पूरा लॉन्ग मेथड था और ये आपको शॉर्ट तरीके से भी मैंने आपको समझा दिया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, एक समीकरण दे रखी है, उसका हल क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या है समीकरण मेरे पास, 2/3x माइनस 4 प्लस 2/2x माइनस 6 बराबर क्या, 0। x की वैल्यू यहां से निकालनी है आपको, या फिर यूं कह दो इस समीकरण को सरल करना है। तो जब समीकरण को सरल करेंगे तो x का ही मान आएगा। तो आप
इसको सॉल्व करेंगे लॉन्ग मेथड से, उस पर समय लगेगा, तो हमें जल्दी करना है तो सीधा सा तरीका है, ऑप्शन उठाइए और जो जो वैल्यूज है वो सारी x की ही वैल्यू है, मतलब इस समीकरण का हल ही है वो, तो वो x की वैल्यू यहाँ पर रखिए और जहां पर x की वैल्यू रखने पर बराबर में जीरो आ जाए, क्योंकि इक्वल्स टू इक्वेशन कितनी है, जीरो, तो जहां पर जीरो आ जाए वो x की वैल्यू मेरी बिल्कुल सही होगी। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम जीरो, तो यहां रखते हैं जीरो, तो 3 का जीरो से मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, 2/-4, तो 2/-4 ही रहेगा वो, प्लस या x का मान रखूंगा तो 2 का जीरो से जीरो ही होगा, 2/-6, तो 2/-6 ही रहेगा वो। ये तो मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसको सॉल्व करने पर इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, जो कि आएगा नहीं। सेकंड ऑप्शन उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक, तो x की जगह एक रखता हूं, तो 2/3 गुणा एक कितना, 3 होगा, -4 करूंगा तो 3 - 4 -1 होगा, तो ये होगा 2/-1। बीच वाला प्लस लगा लेते हैं, ऐसे कैसे, दो ऊपर वाला यूं का यूं आ गया, x का मान एक रख रहा हूं तो 2 का 1 से गुणा 2, 2 - 6 करूंगा तो -4 आएगा, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है जीरो के बराबर तो ये नहीं आने वाला, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। तीसरा ऑप्शन लेते हैं, कितना, x का मान 3। अब आप कहेंगे ये x का मान नहीं, ये तो समीकरण का हल है, तो समीकरण को हल करके x का मान ही आने वाला है। चलिए, तो x का मान 3 लेते हैं, तो 2 अपॉन क्या होगा, यहाँ पर x का मान 3 रखूंगा तो 3 × 3 कितना, 9, 9 - 4 करूंगा तो 9 - 4 करने पर कितना आएगा, 5, ये प्लस का प्लस, ये ऊपर वाला 2 एज इट इज लिख लेता हूं, x की वैल्यू रखता हूं 3, तो 2 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा 6 होगा, तो 6 - 6 कितना होगा, 0 होगा। ये पूरा ऐड करने पर 0 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, ये 0 आ रहा है, पर ये 1/0 आपको पता है इन्फिनिटी होता है, तो डेफिनेटली ये भी उत्तर नहीं है। तो चौथा ऑप्शन चेक नहीं करना है, चौथा ऑप्शन ही आपका आंसर है, लेकिन हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखिएगा, x की वैल्यू 2 रखते हैं इसके अंदर, तो रखते हैं तो क्या होगा, 2/3 × 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6, 6 - 4 करूंगा तो कितना होगा, 2। चलिए, प्लस x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं, तो ऊपर वाला 2 तो एज इट इज आ रहा है, बिल्कुल सही है। 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना, 4, 4 - 6 करूंगा तो कितना आएगा, -2, तो 2 में -2 से डिवाइड करूंगा तो -1 आएगा, 2 में 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, और 1 - 1 0 होगा, और 0 ही हमें कहा गया है, तो डेफिनेटली ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100 अपॉन 49 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये आपको बताना है। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर और क्यूब अगर आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन चुटकियों में आप कर पाएंगे। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है भाई, 2 होता है, बिल्कुल सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4 होता है। डिवीजन है, ये लीजिए डिवीजन लगा लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है, 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है, 7। मल्टीप्लाई, ये लगा लेते हैं मल्टीप्लाई, क्यूब रूट ऑफ 125 कितना होता है, 5 होता है। अब डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में वी बॉडमास का जो नियम होता है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग पहले डिवीजन किया जाता है, तो डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, फ्रैक्शन को भिन्न में भाग देना है भिन्न का, तो पहले वाली भिन्न तो यूं की यूं रहेगी और भाग का गुणा हो जाएगा, और दूसरी वाली भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी रिवर्स हो जाएगी, और मल्टीप्लीकेशन अभी करना नहीं है तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं। कुछ डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल होगा, 2 10 को करेगा 5 टाइम्स, 5 से 5 जाएगा, 7/4 मेरा आएगा, और 7/4 मतलब आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर बिकम्स 3/5 ऑफ दैट प्रिंसिपल, देन द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट विल बी। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखिए, 3/5 कह रहा है आपको, ठीक है, 3/5 किसका भाई, 3/5 ये कह रहा है मूलधन का 3/5 हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है, तो इसका मतलब मूलधन कितनी इकाई हो गया, 5, इसका 3/5 निकालूंगा तो कितना आएगा, 3, तो ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है उसकी यूनिट कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। अब सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो कि 3 यूनिट है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो कि 5 यूनिट है, इनटू टाइम जो कि 5 है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि निकालनी है, अपॉन में क्या, 100। 5 का 5 से मल्टीप्लीकेशन 25 होता है, 25 100 को 4 टाइम्स क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, और 4 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 12%, 12% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, ठीक है।
इस तरीके से भी कर सकते हैं, रेशियो वाला मेथड जिसे हम कह रहे हैं। और नहीं तो आप प्रिंसिपल को P मान लीजिए, ये लीजिए प्रिंसिपल को मैंने मान लिया P, ठीक है। चीज वही आएगी जो यहाँ लिखी हुई है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल का 3/5, तो प्रिंसिपल का 3/5 करूंगा तो P का 3/5 कितना होगा, 3P/5। ये सरल ब्याज है, बिल्कुल सही है। सरल ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में 100। P से P जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 5 से आप इसको कैंसिल आउट कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो, ये हो रहा है आपके 20 बार। 20 का 3 से गुणा कर रहे हो, 60 हो रहा है। और उधर 5 आर पड़ा है, फिर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो भी कितना आ रहा है, 12 ही आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे करें या वैसे, दोनों एक ही तरीके है। ये सीधा रेशियो से हो गया और ये पूरा प्रॉपर फॉर्मूला हमने लगा दिया। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए, पांचवा क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए अधिक हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हानि जो होता है, लॉस जो होता है, वो क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 560 में बेचने से हुई हानि, मतलब विक्रय मूल्य पता है हानि के लिए, तो इसका मतलब क्रय मूल्य माइनस कितना है, 560, ये हो गई हानि। ये हानि बराबर है, किसके बराबर है, 720 में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए अधिक के बराबर है। ठीक है, तो 720 में बेचने से हुआ लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मुझे पता है कितना है, 720, तो इसका मतलब 720 माइनस क्या, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ये इसके इक्वल नहीं है, ये लॉस इस प्रॉफिट में 50 रुपए अधिक के इक्वल है, इसका मतलब प्लस यहां क्या करूंगा मैं, 50। अब आपकी कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगी। माइनस का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब 2 क्रय मूल्य। बिल्कुल सही है। 720 और 50 को जोड़ लोगे तो 720 और 50 770 हो जाएगा, और ये 560 इधर आकर और ऐड हो जाएगा तो 560 और ऐड कर लेते हैं। तो 7 और 5 कर लूंगा तो कितना, 12 हो जाएगा, और 70 और 60 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 130। तो इसका मतलब 7 और ये 130, तो ये हो जाएगा 1330 रुपए आपके पास। और मुझे क्या निकालना है, केवल क्रय मूल्य निकालना है, तो ये 2 से डिवाइड कर लेंगे तो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। कर लीजिए, 1330 का आधा करना है, 2 से कर लीजिए, 6 बार चला जाएगा, कितना 12, फिर से 6 बार चला जाएगा, फिर 1 बचेगा तो कितनी बार, 5 बार, तो 665 रुपए। फर्स्ट ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है देखिए, if the cost price of 5 bananas and 4 apples is equal to the cost price of 3 bananas and 7 apples, then the ratio of the prices of banana and an apple will be, 5 केले और 4 सेवों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेवों के मूल्य के बराबर हो तो 1 केले और 1 सेव के मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। बिल्कुल बता सकते हैं, किसी भी एक बनाना एक केले की रेट मैंने मान ली B, तो 5 केले की क्या होगी, 5 बनाना की कितनी होगी, 5B। बिल्कुल सही है। एक एप्पल की प्राइस हमने मान ली A, तो 4 एप्पल 4 सेव की प्राइस क्या होगी, 4A। ठीक है, ये जो मूल्य है कुल मिलाकर ये बराबर दे रखा है आपको किसके, 3 केले तो 1 बनाना 1 केले की प्राइस हमने B मानी थी, तो 3 का कितना होगा, 3B, तथा 7 सेव 1 एप्पल की हमने प्राइस A मानी थी, तो 7 की कितनी होगी, 7A। ये इनके योग के क्या है, बराबर। अब आपको यहां से एक केले और एक सेव के मूल्य का अनुपात पूछा है, आराम से निकाल लेंगे। ये 5B है, ये 3B है, इधर लाते हैं तो 5B में से 3B जाएगा तो 2B बचेगा। ये 7A है, ये 4A है, उधर जाएगा तो 7 में से 4 लेस करूंगा तो 3A बचेगा। अब आपको पता है कि बनाना के लिए रेशियो कितना होगा, 3, और एप्पल के लिए रेशियो कितना होगा, 2। अगर आप लिख कर निकालेंगे B/A तो भी यही आने वाला है, कितना, 3/2। तो बनाना से एप्पल का रेशियो जो है वो 3:2 आ रहा है, और आपको यही पूछा है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिएगा, if 75 is added to 75% of a number, the same number is obtained, then that नंबर इज, यदि किसी संख्या के 75% पर 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या कौन सी होगी, हमेशा याद रखिएगा कौन सी होगी, 300 होगी, फिक्स है 75 के लिए। तो कैसे, वो मैं आपको करके बता देता हूं। मान लेते हैं कोई नंबर क्या है हमारे पास, n, बिल्कुल सही है।
उसका 75%, तो 75% मतलब होता है 3/4। कैसे 75 का परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 25 से कैंसिल होगा 3 और 25 से कैंसिल होगा 4। ठीक है, किसी नंबर को n माना, उसका 75%, तो n मल्टीप्लाई 75%। ठीक है, इसमें 75 ऐड करना, तो ये लीजिए 75 जोड़ दिया इसमें। क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब कैलकुलेशन किसके बराबर आती है, उसी नंबर के, मतलब n जो हमने माना था उसी के इक्वल आती है। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, वो नंबर पूछ रहा है, तो ये 75 यही रहेगा। ये 3n/4 है और वो n है, तो ये 3n/4 उधर चला जाएगा, तो n में से ये 3n/4 जो कि प्लस का है, इधर उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 75 अपनी जगह पर ही है। एलसीएम कितना आया, 4, 4 का n से कितना, 4n माइनस ऑफ 3n, तो 4n माइनस 3n कितना आएगा, n। 4 का 75 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 300। तो वो नंबर निकल कर आ गया जो आपको पूछ रहा था, और वो नंबर कितना है, 300, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये स्टेटमेंट, ये कथन आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स है, हमेशा कितना आता है, 300। जब कभी भी किसी नंबर के 75% में 75 ऐड करने को कहे, तो वो नंबर फिक्स है, कितना होगा, 300। ठीक है, चलिए क्या कह रहा, अगला वाला प्रश्न देखिए। The present population of a village is 1,30,910. If in the previous years there is a increases of 6% and a decreases of 5% and an increases of 4% respectively, then the population of 3 years ago was। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी है 1,30,910। गत 3 वर्षों में वृद्धि और कमी जो भी हो रही है वो आपको बता रखी है। तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, ये आपको पूछा जा रहा है। बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं कितनी थी पॉपुलेशन, हमें नहीं पता, मान लेते हैं ए थी। तो सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले तो आपके 6% की वृद्धि हुई है, मतलब 106 बट्टा कितना हो गया, 100। जितना बढ़ेगा 100 में ऐड करके लिख देंगे, जितना कम होगा 100 में से माइनस करके लिख लेंगे। फिर दूसरे साल में क्या हुआ, 5% की कमी हुई है, मतलब 95/100, बिल्कुल सही है। और तीसरे साल में क्या हुआ है, 4% की वृद्धि हुई है, मतलब 104/100। और ये जो कैलकुलेशन है, ये सारी कैलकुलेशन किसके इक्वल आ रही है, जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है, और वो कितनी है, 1,30,910। बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल करना है और मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं भाई, देखिए पहले इसको कर लेते हैं, दोनों 5 से जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। ये चला गया कितना, 20 टाइम्स, और ये चला जाएगा आपके 19 बार 19 टाइम्स। ठीक है भाई, चलिए फिर अगर बात करें आगे इन दोनों की, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ये चला जाएगा 25 टाइम्स, बिल्कुल ठीक है। और ये चला जाएगा आपका 4 से कितना, 2 बार, और फिर चला जाएगा कितना, 6 बार, बिल्कुल ठीक है। ये कर लेते हैं, ये 2 से जा रहे हैं, ये चला जाएगा 50 बार, और ये 106 का आधा कितना हो जाएगा, 53। कोई समस्या नहीं है। अब ये तो ऊपर वाले को काटेंगे नहीं, ऊपर से ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है, तो वो कैंसिल हम करके देख लेते हैं। जैसा ये दिख रहा है, ये 26 इसको कैंसिल आउट करेगा, तो 26 130 को कर देगा सीधा सीधा 5 टाइम्स, बिल्कुल ठीक है। फिर 9 है तो जाएगा नहीं, तो 0 लगेगा, ठीक है। फिर कर लेते हैं 91 के लिए, तो 26 से अगर मैं देखूं, तो 26 से कितनी बार, 5 टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स में जा सकता है, तो 4 टाइम्स में ये चला जाएगा, और ये 4 टाइम्स में चला जाएगा आपका कितना, ये हो गया 80, और ये 4 कितना हो गया, 24। ठीक है, तो 24 3 टाइम्स कर लेते हैं, 4 टाइम्स ज्यादा हो रहा है, तो 3 टाइम्स में हो जाएगा ये कितना आपके 78 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, 78 हो गया। फिर ये हो जाएगा आपके 80, और ये इधर, तो फिर से ये हो जाएगा कितना, 13। तो फिर से 5 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो रहा है। चलिए अभी अभी कर लेते हैं इसको किससे, 19 से, या 53 वाला नंबर ले लेते हैं, 53 से करते हैं। तो 53 से करेंगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा भाई, 10 टाइम्स में 530 होता है। 9 टाइम्स में देखें तो कितना हो रहा है भाई, 9 टाइम्स में 9 का 5 से 45, 450, और 9 का 3 से 27, तो 450 और 27 करूं तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 477। ठीक है, तो इसका मतलब ये कर लेते हैं हम कितनी बार, ये चला गया आपके 9 टाइम्स में कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। और फिर कितना रह जाएगा, 447, और ये 503 है, तो
3 उधर पड़ा है 7 और ये इधर हो जाएगा 80, तो 23 और वो 3 कितना 26 होगा। तो फिर ये 5 टाइम्स में ये चला जाएगा, बिल्कुल सही है। अब 19 से इसको कर लेते हैं जो कि पूरा पूरा 5 बार जा रहा है। तो क्या पूछा था हमको, ए पूछा था, वो क्या आ गया, उधर क्या पड़ा आपके पास, केवल 5 पड़ा है। ये गुणा होकर कितना हो गया आपका, 5 का 2 से 10 और ये 2 जीरो हजार, और ये इसका इससे करूंगा तो 25,000, और 25,000 उधर जाकर 5 से गुणा हो जाएगा। तो ये लीजिए 25,000 का 5 से गुणा, 25 का 5 से 125, और जीरो कितने लग रहे हैं 3, तो 1,25,000, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कौन से बिंदु पर, इस बिंदु पर जिसको ओ नाम दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। पी ओ वाई जो है, ये है आपका इस तरीके से, ये है पी, ये ओ, और ये क्या है वाई। ये आपको दे रखा है कितना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है दे रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। ये आपको दे रखा है क्या ए, और ये दे रखा है आपको क्या बी, और ये पूरा दे रखा है आपको सी। ये एक्स है, ये आपका एम है, और ये क्या है एन है। ठीक है, और ये लाइन इस तरह से आगे जा रही है, और ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, और ये दोनों लाइनें यहाँ ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ए और बी का रेशियो दे रखा आपको 2 और 3, और पूछा एंगल कौन सा है, सी एंगल आपको पूछा है, निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, इस एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर एक ही तरफ जितने भी एंगल बनेंगे, वो सारे के सारे एंगल का टोटल जो होगा वो कितना होगा 180। तो कितने एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं, तो इन तीनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा 180। उसमें से इसका मान 90 है, तो इसका मतलब इन दोनों का मान मिलाकर कितना होगा 90। तो 90 के मैं 2 टुकड़े करूं, 2 और 3 ए और बी में, तो ए और बी का रेशियो 2:3 है, तो ये 2+3। मैं क्या करता हूं, बी निकाल लेता हूं, क्योंकि पूछा तो सी है, तो बी निकालूंगा तो सी भी निकल जाएगा। तो बी का अनुपात कितना है भाई 3, तो मल्टीप्लीकेशन में 3 लगा लेते हैं। 2 और 3 को जोड़ो कितना हो गया 5, 5 से 90 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से 90 को डिवाइड करूंगा कितनी बार गया, एक बार, फिर कितना रह जाएगा 4, तो 40, तो कितना आ जाएगा 18। तो ये कितना आ गया 54 डिग्री। ये वैल्यू किसकी आई है, बी की, लेकिन आपको वैल्यू किसकी पूछी है, सी की। तो सी की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी, सिंपल, ये m से n तक आप देख रहे हो कि स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये एक पॉइंट है, इस पर इस तरफ बनने वाले दो कोण हैं b और c। तो एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर एक ही तरफ बनने वाले जो एंगल होते हैं उनका टोटल कितना होता है 180। तो दो एंगल बन रहे हैं b और c, जिसमें से b पता है, c हमें निकालना है, तो आंसर आ गया 180 में से जो b की वैल्यू है वो माइनस कर दीजिए, जो कि आंसर आ जाएगा कितना 126। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, चलिए, क्या कह रहे हैं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं भाई, तो दोनों त्रिभुज कहलाते हैं सर्वांग त्रिभुज। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो फिर कौन से त्रिभुज कहलाते हैं, वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं। लेकिन अभी भुजाओं का मान बराबर है, अनुपात बराबर नहीं है, तो इसका मतलब सर्वांग सम कहलाएंगे। अगला देखिए भाई, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल निकाल सकते हैं, पहले बनाते हैं एक वृत्त जो कि इस तरीके से, देखिए, चलिए, फिर क्या बोल रहा है आपको, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये हो गई इसकी त्रिज्या कितनी 10, ठीक है, और इसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची जा रही है। तो यहां से ये जीवा बना लेते हैं, और ये यहां से यहां तक की दूरी हो गई कितनी 6, ठीक है, और ये हमें पता है कितने पर आएगा 90 डिग्री पर। तो आप देख सकते हैं एक तरह से मेरे सामने समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनकर आ रहा है, जिसका परपेंडिकुलर मुझे पता है, लंब मुझे पता है जो कि कितना है 6 है, ठीक है, कर्ण मुझे पता है, अपेंटिनिस मुझे पता है जो कि कितना है 10 है, आधार मुझे नहीं पता है जो कि हम निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो इसका मतलब हमें पता है कि 10 का स्क्वायर, ठीक है, -6 का स्क्वायर करूंगा तो जो आधार है ये निकल कर आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100,
6 का स्क्वायर कितना होगा 36, उसमें से घटाऊंगा तो 64 और 64 का वर्गमूल करूंगा, स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना निकल कर आएगा 8। तो यहां से यहां तक की जो ये लंबाई है ये लेंथ निकल कर आ गई 8। अगर ये 8 है तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 8, क्योंकि हमें पता है कि जब कभी भी केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो हमें अब क्या पूछ रहा है, उस जीवा की लंबाई पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द कोड पूछ रहा है आपको। तो इसका मतलब 8 और 8 ये कितना हो जाएगा 16। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। If the perimeter of an equilateral triangle is 48 centimeter, then its area will be। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान है, पहले तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है वो बनाकर बता देते हैं आपको। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो बराबर। ठीक है, जैसे कि ये ए और ये भी ए। अब इसका पेरीमीटर परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग मतलब 3a, जो कि दे रखा आपको किसके बराबर 48 के इक्वल। तो 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आ गया अभी 16। तो भुजा कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बोल रहा है इसका क्षेत्रफल। तो हमें पता है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है √3/4 उसकी साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू 16 का स्क्वायर 256 भी आप लिख सकते हो, लेकिन 16 इंटू 16 लिख लेते हैं और 4 से काट लेते हैं। कितनी बार कट रहा है 4 बार। 16 का 4 से गुणा कर लो, कितना आ गया 64 और मल्टीप्लीकेशन में √3, तो 64√3 मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए इकाइयां भी एक समान है, सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिए। If the length of the diagonals of a rhombus are 10 centimeter and 24 centimeter, then its perimeter will be। यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो पहले तो आपके सामने एक सम चतुर्भुज बना लेते हैं, रोम्बस बना लेते हैं, देखिएगा। चलिए इस तरह की आकृति होगी जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है एक समान। आप कहेंगे जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है वो तो वर्ग कहलाता है, लेकिन वर्ग में हर एक कोण भी बराबर होता है, लेकिन सम चतुर्भुज में सारे कोण बराबर नहीं होते, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये इसका पहला विकर्ण है, फर्स्ट डायगोनल है, बिल्कुल सही है। ये इसका दूसरा विकर्ण है, सेकंड डायगोनल है। अब जो वर्ग होता है उसमें तो दोनों विकर्ण आपस में लेंथ में बराबर होते हैं, लेकिन जो सम चतुर्भुज होता है उसमें दोनों विकर्ण आपस में लेंथ में बराबर नहीं होते हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, समकोण पर समद्विविभाजित करते हैं। चलिए तो पहले की लंबाई है 10, तो इसका मतलब ये 5 और ये 5 हो गई, बिल्कुल सही है। दूसरे की लंबाई है 24, तो इसका मतलब ये 12 और ये 12 हो गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें इसका परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होगा चारों भुजाओं का योग, इसका मतलब 4 इंटू ए अभी हम निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ए कैसे निकलेगा, जैसे कि हमें पता है ये 90 डिग्री पर समकोण पर समद्वि विभाजित कर रहे हैं। तो ये एक जो आपके सामने एंगल बन रहा है, ये एंगल बना है राइट एंगल, और ये ट्राइंगल जो बनकर आया है वो आया है बनकर राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। तो ये 12 है, ये 5 है, तो ये कर्ण क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 और कितना 25, जो कि हो रहा है 169, और 169 का स्क्वायर रूट करूंगा तो a का मान कितना आ जाएगा 13। तो ये 13 आएगा तो सारे के सारे कितने होंगे 13 ही होंगे। तो इसका मतलब आंसर जो आपका पूछ रहा है वो 13 इंटू कितना हो जाएगा 4, या 4 इंटू 13 कह दीजिए, जो कि कितना आ जाएगा 52। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आपको पेरीमीटर पूछा था, परिमाप पूछा था, जो कि निकल कर आ गया कितना आपके सामने 52। चलिए देखिए, एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है, इसमें बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, इसका मतलब वो एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, और उसमें लंबी से लंबी छड़ मतलब उसके विकर्ण का डायगोनल का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। और किसी भी घनाभ के लिए विकर्ण क्या होता है √L² मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस B² मतलब 9 का स्क्वायर, प्लस H² मतलब 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर
और 8 का स्क्वायर, इन सबको ऐड करते हैं। कर लीजिए, तो 4, 5 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 9। फिर 8 और 6 करेंगे, या 6, 4, 10 और 8 करोगे तो 18, और फिर ये करोगे तो 289, और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17। मतलब कौन सा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 मीटर लंबी से लंबी लोहे की छड़ उस कमरे में आ सकती है। और किसी भी कमरे में लंबी से लंबी छड़ लगाने का मतलब ये होता है उस कमरे के एक कोने से उसके अपोजिट जो सामने कोना है वहां तक की लंबाई। ठीक है, चलिए अब आपके कुछ टीचिंग मेथड के शिक्षण विधियों के सवाल है, देखिएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन इज, सारणीयन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला, समकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करना। दूसरा, समकों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। तीसरा, जटिल तथ्य जो होते हैं उन जटिल तथ्यों को आपके सरल रूप में प्रस्तुत करना। या फिर चौथा, ये सभी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन, ये सभी के सभी। फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। चलिए अगला प्रश्न, द मोड वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है? बिल्कुल, बहुलक क्या होता है भाई? जो सबसे ज्यादा बार आए, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वही उन दिए गए आंकड़ों, दिए गए डेटा जो होते हैं आपके, उनका क्या कहलाता है? मोड कहलाता है, बहुलक कहलाता है। मध्यवर्ती मूल्य बिल्कुल भी नहीं। सर्वाधिक बारंबारता मूल्य बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन। और तीसरा क्या है? न्यूनतम बारंबारता मूल्य बिल्कुल भी नहीं। सीमांत मूल्य बिल्कुल भी नहीं। चलिए, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? जैसा कि आपको पता है, निर्देशांक ज्यामिति में ये क्या होता है आपका 0, 0 मतलब मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। ये क्या होता है? वाई, वाई डैश। ये क्या होता है? एक्स और एक्स डैश। ठीक है, ये y धनात्मक, ये y ऋणात्मक, ये x धनात्मक और ये x ऋणात्मक। तो x अक्ष पर मतलब यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट मूवमेंट करेगा तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है आपका? 0 होता है। तो आपको कह रहा है x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, अब वो x धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन y का मान तो 0 होगा ही होगा। तो बिंदु के निर्देशांक कौन से हैं? तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें y क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? आपका सी ऑप्शन। क्योंकि फर्स्ट वाला निर्देशांक जो होता है वो x का, और सेकंड वाला जो होता है वो हमेशा किसका होता है? y का। चलिए, अगर ऑप्शन में ये ना होकर कुछ और होता और x का मान माइनस और y का मान 0 होता तो भी वो सही होता, क्योंकि x अक्ष प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, लेकिन y का मान x अक्ष पर 0 होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें y का मान 0 है। चलिए भाई, एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर्स। दो तरह के साल होते हैं, आपको पता है, एक तो एक साधारण वर्ष और एक क्या बोलते हैं हम? लीप ईयर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर में जो है 28 फरवरी जो होता है वो ना होकर 29 फरवरी होता है, और दिन जो होते हैं 365 ना होकर कितने होते हैं? 366 होते हैं। लेकिन हमको कौन सा बोल रहा है? साधारण वर्ष, मतलब 365 दिनों के वर्ष की ही बात कर रहा है। तो देखिएगा, दिन कितने होते हैं भाई? टोटल साधारण वर्ष में 365। और यहां पर अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ वीक्स, मतलब कितने सप्ताह होंगे, तो 365 में अगर मैं 7 से डिवाइड करके निकालूंगा तो टोटल वीक निकल कर आते हैं कितने? 52 वीक्स। तो इसका मतलब हर सप्ताह में एक मंगलवार तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन 365 में 52 सप्ताह तो होते हैं, साथ ही साथ एक दिन जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है कि एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या है? तो 52 वीक्स है, तो हर एक वीक पे एक ट्यूसडे है, तो 52 ट्यूसडे तो यूं ही आ जाएंगे, उस पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आ रही है जो ये एक दिन बच रहा है इसकी। ये एक दिन सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है और रविवार भी हो सकता है। इन 7 में से कोई सा भी दिन हो सकता है। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रायिकता होती है हमारी फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन जो है वो। तो टोटल मेरे पास ये 7 कंडीशन हो सकती है लास्ट वाले दिन में। ये तो 52 मंगलवार हो ही गए, 53 मंगलवार होने की बात कर रहा है, तो ये तो खत्म हो गया। केवल इसी की बात करते हैं जो एक एक्स्ट्रा दिन है। तो 7 संभावनाएं हैं मेरे पास, और मेरे फेवर में, मेरे पक्ष में एक ही संभावना है कि मंगलवार होना चाहिए। तो यहां से यहां तक मंगलवार तो एक बार ही हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा 1/7, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई,
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए। निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है? नेपियर पट्टिया, लघु गणकीय सारणी, ज्यामिति बॉक्स, या ये सभी? सभी के सभी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्न में से कौन सा गणितीय कथन सत्य है? मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय, एवोल्यूशन इज इक्वल्स टू मेजरमेंट प्लस जजमेंट, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला, निम्न में से कौन भारतीय गणितज्ञ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन मैथमेटिशियन? तो रामानुजन है, ब्रह्मगुप्त है, आर्यभट्ट है, पाइथागोरस जो है वो नहीं है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है? नॉलेज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, या एप्लीकेशंस? तो जो कौशल है, स्किल है, वो हमारा एक संज्ञानात्मक उद्देश्य का प्रकार नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। चलिए क्या कह रहा है, देखिए। निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है? ठीक है, पहला क्या है, सुपरविजन मतलब निरीक्षण, दूसरा क्या है, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, तीसरा क्या है, टीचिंग मॉडल क्रिएटेड बाय स्टूडेंट, छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल, या फिर श्रुतिलेख डिटेक्शन जिसको हम कहते हैं, ये हमारा गणितीय विधि में नहीं आता है मूल्यांकन के लिए। चलिए भाई अगला, गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई हो कहलाता है? डेफिनेटली प्रमेय थ्योरम कहलाती है, तभी तो हम लास्ट में हैंस प्रूव्ड मतलब इति सिद्धम लिखकर आते हैं। अगला देखिए भाई, रेखा गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गणितीय उपकरणों के प्रयोग एवं मापन का ज्ञान करना, पहला ये है। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना, दूसरा आपके सामने ये है। तीसरा क्या है, छात्रों में वस्तु प्रेक्षण शक्ति का विकास करना, चौथा ये सभी। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्या कह रहा है 26वां प्रश्न, सारे के सारे आपके टीचिंग मेथड मतलब शिक्षण विधियों के सवाल है। ये 10 सवाल आते हैं जैसा कि आपको पता है। बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को करवाता है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई, अंडरस्टैंडिंग, दूसरा क्या है, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, नॉलेज, या फिर एवोल्यूशन मूल्यांकन। तो नॉलेज सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 27। क्या कह रहा है 27, देखिएगा। एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है, तो बालक की इस गतिविधि मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है? ग्रहण की, ठीक है, प्रत्युत्तर की, मूल्यन की, या उसके कौशल की, उसके स्किल्स की, उसके कौशल की? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखिए। प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होता है, ये अधिक जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, होता है नहीं, नहीं होते का पूछ रहा है। इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है, ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, और या फिर चौथा, अल्प आयु से ही तर्क शक्ति का ज्ञान दृष्टिगोचर होता है। सी ऑप्शन है जो कि क्या होते हैं, अस्थायी नहीं स्थायी होंगे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि नहीं होने की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। If 3 power x plus 8 is equals to 27 power 2x plus 1, then the value of x is, बिल्कुल निकाल लेंगे। 3 की पावर क्या है, x plus 8, कोई दिक्कत नहीं है। 27 जिसको मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, और 2x plus 1 एज इट इज है। अब जैसा कि हमें पता है कि बीच में इक्वल्स टू का साइन हो और दोनों तरफ बेस वैल्यू सेम हो, आधार समान हो, तो घातें भी आपस में क्या होती है, एक समान होती है। तो इसकी घात कितनी है भाई, x plus 8। उसकी घात कितनी है, 3 का अंदर गुणा कर दो तो 6x, 3 का अंदर गुणा कर दो तो 3। ये 6x है, ये x है, उधर जाएगा तो 6x में से x जाएगा तो 5x बचेगा। ये 8 है, ये 3 है, 8 में से 3 कम होगा तो 5 बचेगा। 5 पे 5 का डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। तो x की वैल्यू पूछ रहा था आपको, जो कि 1 निकल कर आ गई है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इफ x plus y is equals to 7 and x square plus y square is equals to 25, then the value of 1 upon x plus 1 upon y is, ठीक है, x plus y का मान कितना है भाई, 7 लिख देते, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान भी आपको दे रखा है जो कि कितना है 25, और 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू आपको पूछी है।
तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, x और y का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि एक्स वाई हो रहा है, ठीक है। x से x जाएगा, y बचेगा, y का 1 से मल्टीप्लीकेशन y, और y से y जाएगा, x बचेगा, x का मल्टीप्लीकेशन 1 से कितना होगा, x। तो ये तो दे ही रखा था, नहीं लिखते तो भी चलता, ठीक है। निकालना आपको अब y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई है। x प्लस वाई कितना है, दे रखा, कितना है भाई, 7। एक्स वाई की वैल्यू देखनी है तो आराम से देख सकते हैं। मुझे x प्लस वाई पता है, ठीक है, जो कि कितना है, 7 है। तो मैं स्क्वायर कर लेता हूं, तो x प्लस वाई का स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab ये बनकर आएगा। तो 7 का तो 49 होता है। ये मुझे दे रखा है कितना, 25 दे रखा है, और 2xy, तो xy यहां से निकल कर आ रहा है। इधर ले आते हैं, 49 में से 25 लेस कर लूंगा, तो 9 से 5 और ये आ जाएगा कितना, 24। 2 से फिर इसको डिवाइड करूंगा, 12 आएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो 7/12 मेरा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जिसका आंसर आ रहा है सी, 7/12। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि x प्लस वाई 7 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है, तो हम नंबर्स भी मान सकते हैं इस तरह के दो, जिनको ऐड करने पर 7 आए और जिनका स्क्वायर करने पर और ऐड करने पर 25 आए। लेकिन ये थोड़ा आसान तरीका है, क्योंकि नंबर अभी छोटे, अभी तो आप मान लेंगे, वैल्यू बड़ी होगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये मैंने आपको रिट लेवल 2 2022 का जो पेपर था, उसकी जो शिफ्ट 4 थी, वो मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें लेवल 1 के बारे में बात करेंगे। तो जो जो नए स्टूडेंट आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।